Hello everyone, welcome to the class number 4 of the chapter Programming using IDE. So today's our topic is advantages or characteristics or features of Java. What are the features or what are the facilities Java provides to us? So that's why we will be able to use Java. कि Java हमें क्या क्या फीचर्स या फिर क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से हमें Java को यूज करना चाहिए। ओके उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं इसका डिस्कशन कि क्या क्या एडवांटेजेस या फिर क्या क्या फीचर्स या फिर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स एक जावा लैंग्वेज हमें प्रोवाइड करता है। ओके तो फर्स्ट फीचर ऑफ द जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज इट इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब क्या कि ये एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट या फिर रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट को बेस करके काम करता है। रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट को बेस करके काम करता है मतलब क्या, जैसे कि रियल वर्ल्ड में पर्सन हम सब एक एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट किसको बोला जाता है? जिसका अपना खुद का कुछ डाटा, जिसका अपना खुद का कुछ प्रॉपर्टी होता है, जिसका अपना कुछ डाटा एंड फंक्शन होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऑब्जेक्ट। तो जैसे कि पर्सन, जितने भी पर्सन देखते हैं सब एक एक ऑब्जेक्ट है। ओके जैसे कि राम, हरी, ये सब एक एक ऑब्जेक्ट है और हर एक ऑब्जेक्ट का अपना खुद का कुछ डाटा और अपना खुद का कुछ फंक्शन होता है। तो वैसे ही जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मतलब यहाँ पे हम रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट को बेस करके इस तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को क्या करते हैं? इंप्लीमेंट करते हैं या फिर यूज करते हैं। ओके इसीलिए ये ज्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि ये यूज करना ज्यादा आसान है, क्योंकि जबकि रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट को बेस करके इसको बनाया गया है तो इसको यूज करने में और इसको समझने में ज्यादा आसान होता है एज कंपेयर टू अदर लैंग्वेज। जावा इज प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये कंप्लीटली प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एंड इंप्लीमेंट्स ऑल द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स। मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जितने भी फीचर्स हैं, जितने भी फैसिलिटीज हैं, सारे फीचर्स को फॉलो करता है या फिर इंप्लीमेंट करता है कौन? जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके समझ आ गया कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसको बोलते हैं? ये एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट को बेस करके डिजाइन किया गया है। ओके तो जबकि ये एक रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट को बेस करके डिजाइन किया गया है तो यहाँ पे जो प्रोग्रामर कोडिंग लिखता है तो वो उसका मेंटेनेंस जो है, प्रोग्रामिंग लिखने का तरीका जो है बहुत ही आसान हो जाता है, जिसकी वजह से प्रोग्रामर आसान से प्रोग्रामिंग लिख सकता है। और ये प्रोग्रामर को हेल्प करता है कि कैसे कम एरर हो और ज्यादा बेटर तरीके से कोड को लिख सके, एरर फ्री कोड लिख सके, मतलब कम गलतियां हो, कैसे आसानी से कोडिंग को लिख सके और कैसे आसानी से हमारा प्रोग्राम रन भी हो सके। तो इसीलिए हम जो कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं जावा में, उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओके तो जावा एक कंप्लीटली प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि कंप्लीटली रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट को बेस करके क्या करता है? डिजाइन किया गया है। ओके तो दूसरा फीचर या फिर दूसरा फैसिलिटी है जावा का, इट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब क्या कि सपोज आपके पास विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वाला कोई कंप्यूटर है, आपने उसमें यहाँ पे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखा और आप उसको रन करना चाहते हो कोई मैसिंटोस ऑपरेटिंग सिस्टम में। ओके तो आप उसको मैसिंटोस ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या कर सकते हो? इजीली रन कर सकते हो। मतलब जावा प्रोग्राम को आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में लिखो, किसी भी तरह के प्लेटफॉर्म में लिखो, आप उसको किसी भी तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर किसी भी तरह के प्लेटफॉर्म में उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो या फिर रन करके उसका रिजल्ट आप पा सकते हो। ओके सपोज मैंने विंडोज में उसको जावा प्रोग्राम को लिखा, तो जावा प्रोग्राम को अगर विंडोज में रन करता हूं जो रिजल्ट आएगा उसको मैसिंटोस ऑपरेटिंग सिस्टम में भी रन करूंगा, वही रिजल्ट आएगा। इसीलिए जावा प्रोग्राम को हम बोलते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। जावा इज ए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज बिकॉज विच इज पोर्टेबल। मतलब इसको हम किसी भी तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम में ट्रांसफर कर सकते हैं और उसको किसी भी तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम में एग्जीक्यूट करके जो भी रिजल्ट हम फाइंड करना चाहते हैं रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि विंडोज, लिनक्स, मैसिंटोस, ऐसे किसी भी तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम में हम इसको रन कर सकते हैं, किसी भी तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम में इसके प्रोग्राम को लिख के। ओके जैसे कि आपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करके विंडोज वाले कंप्यूटर पे जावा प्रोग्राम को लिखा, लिखने के बाद उसको आपने मैसिंटोस और
जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वाला कंप्यूटर्स है वहां पे उसको ट्रांसफर कर लिया, तो उसमें आपने उस जावा प्रोग्राम को रन किया, तो वहां पे भी आप रिजल्ट इजीली देख सकते हो जिस जावा प्रोग्राम को आपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वाले कंप्यूटर में लिखा था। इसीलिए हम इसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। उसके बाद आते हैं और एक फीचर क्या है जावा का, इट इज सिंपल। सिंपल मतलब क्या, जबकि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वाला कॉन्सेप्ट को बेस करके डिजाइन किया गया है, जबकि रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट को बेस करके इस तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को हम लिखते हैं, तो इसीलिए ये एक इजी प्रोग्राम लैंग्वेज है जिसको हम इजीली लर्न कर सकते हैं, इजीली सीख सकते हैं। और इफ यू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, मतलब यहाँ पे हमने जो रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट को यूज किया है उसको अगर हम समझ लेते हैं तो इस तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करना बहुत ही आसान हो जाता है। ओके उसके बाद नेक्स्ट फीचर है जावा का सिक्योर। ये एक सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि जावा एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको, मतलब हम जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखते हैं किस फॉर्म में लिखते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज में, जिसको हम बोलते हैं सोर्स कोड। ओके हम जो प्रोग्राम लिखते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं जिसको हम बोलते हैं सोर्स कोड, और कंप्यूटर जो एग्जीक्यूट करता है किस फॉर्म में, मशीन कोड में। ओके तो सोर्स कोड से डायरेक्टली जावा लैंग्वेज में मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं होता, इसको इंटरमीडिएट कोड में, मतलब इसको पहले कन्वर्ट किया जाता है बाइट कोड में, बाइट कोड में कन्वर्ट करने के बाद इसको पहले कन्वर्ट किया जाता है बाइट कोड में, बाइट कोड में कन्वर्ट करने के बाद फिर इसको कन्वर्ट किया जाता है मशीन कोड में, तब जाके उसको मशीन एग्जीक्यूट करता है और हमें रिजल्ट प्रोवाइड करता है। तो सोर्स कोड जब हम लिखते हैं तो उसको हम पहले करते हैं कंपाइल। दो ऑपरेशन हम जावा में परफॉर्म करते हैं सोर्स कोड लिखने के बाद। फर्स्ट ऑपरेशन है हमारा कंपाइल। जब सोर्स कोड को हम कंपाइल करते हैं तो वो उसको क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है बाइट कोड में, मतलब एक सीक्रेट कोड में, बाइनरी कोड के फॉर्म में, जिसकी वजह से बाइनरी कोड के फॉर्म में अगर कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद अगर इसको हम किसी भी कंप्यूटर के पास ट्रांसफर करते हैं तो कोई भी आउटसाइडर इसको आसानी से समझ नहीं पाता, क्योंकि बाइनरी कोड के फॉर्म में अगर कुछ लिखा है तो आसानी से हम समझ पाएंगे क्या, नहीं समझ पाएंगे। तो इसीलिए सोर्स कोड को कंपाइल करके कन्वर्ट कर दिया जाता है बाइनरी कोड के फॉर्म में ताकि वो सिक्योर रहे, और बाइनरी कोड के फॉर्म में उसको कन्वर्ट करने के बाद फिर उसको जब ट्रांसफर कर लेते हैं तो कोई भी कंप्यूटर में जब वो बाइनरी कोड के फॉर्म में जाता है तो वहां पे वो बाइनरी कोड को फिर इंटरप्रेटर के माध्यम से क्या करता है, इंटरप्रेटर के माध्यम से उसको वो कन्वर्ट करता है मशीन कोड में, और मशीन कोड में कन्वर्ट करने के बाद उसको वो वहां पे क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है, और एग्जीक्यूट करने के बाद उसका रिजल्ट फाइंड करता है और रिजल्ट को हमें एज ए आउटपुट प्रोवाइड करता है। ओके तो समझ आ गया कि जावा एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि डायरेक्टली सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं करता, सोर्स कोड को पहले कन्वर्ट कर देता है बाइट कोड में। मतलब सपोज आपने कोई एक प्रोग्रामिंग लिखा है, तो अगर आप अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते तो अगर आप उसी प्रोग्राम को अगर कोई और अदर कंप्यूटर में रन करना चाहते हो तो वहां पे आपको अपना खुद का सोर्स कोड भेजना पड़ता। तो सोर्स कोड को कोई भी आपका कॉपी कर सकता है, जिसकी वजह से वो सिक्योर नहीं है। पर जावा में क्या होता है कि सपोज आपने कोई एक प्रोग्राम लिखा, तो आपने जो लिखा वो है सोर्स कोड, और कोई दूसरे कंप्यूटर में उसको आप रन करना चाहते हो, मतलब मशीन कोड में कन्वर्ट करके उसको रन करना चाहते हो। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप जिस कंप्यूटर में सोर्स कोड आपने लिखा है उसी कंप्यूटर में उसको आप कंपाइल करके उसको कन्वर्ट कर देते हो बाइट कोड में, मतलब कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देते हो। कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद फिर उसको ट्रांसफर करते हो जिस कंप्यूटर के पास आप ट्रांसफर करना चाहते हो, जिसकी वजह से ये जो आपका सोर्स कोड है ये ऐसे फॉर्मेट में है जिसको कि कोई नॉर्मल यूजर नहीं समझ पाएगा, जिसको कि कोई प्रोग्रामर नहीं समझ पाएगा आसानी से। ओके जिसकी वजह से हमारा जो सोर्स कोड है वो सिक्योर रहता है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिक्योर है, क्योंकि जावा जनरेट करता है एक इंटरमीडिएट कोड जिसको हम बोलते हैं बाइट कोड, और बाइट कोड में कन्वर्ट करने के बाद वो उसको ट्रांसफर करता है जिसके पास ट्रांसफर करना चाहते हैं, जिसकी वजह से कोई भी अगर इसको समझना चाहता है तो आसानी से इसको समझ नहीं पाता, जिसकी वजह से हमारा जो प्रोग्राम है जावा प्रोग्राम वो हमारा सिक्योर रहता है। ये है और एक फीचर या फिर फैसिलिटी जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। नेक्स्ट फीचर इज आर्किटेक्चरल न्यूट्रल। आर्किटेक्चरल न्यूट्रल मतलब जो हमारा आर्किटेक्चर है कंप्यूटर का, उसका आर्किटेक्चर या फिर स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि कैसा किस स्ट्रक्चर का हमारा कंप्यूटर है। आप किसी भी तरह के कंप्यूटर्स में किसी भी तरह के स्ट्रक्चर आर्किटेक्चरल कंप्यूटर में आप लिखो और जावा प्रोग्राम को, और आप किसी भी तरह के कंप्यूटर में अगर उसको रन करना चाहते हो तो आसानी से उसको रन कर सकते हो। तो इसीलिए हम जावा प्रोग्राम को बोलते हैं आर्किटेक्चरल न्यूट्रल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज।
ओके तो ये जावा कंपाइलर क्या करता है, जैसे कि मैंने बोला कि हम जो सोर्स कोड लिखते हैं हमारे कंप्यूटर में, जावा कंपाइलर उसको क्या करता है, सोर्स कोड को कन्वर्ट कर देता है बाइट कोड में, और जिस बाइट कोड की हम किसी भी तरह के आर्किटेक्चरल कंप्यूटर में या फिर किसी भी तरह के सिस्टम में उसको क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एग्जीक्यूट करके इजीली इसको रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं। तो इसीलिए हम इसको आर्किटेक्चरल न्यूट्रल भी बोलते हैं। ओके तो क्या लिखा है, जावा कंपाइलर जनरेट्स एन आर्किटेक्चरल न्यूट्रल ऑब्जेक्ट फाइल फॉर्मेट। मतलब जावा कंपाइलर क्या करता है, सोर्स कोड को अब बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है, जिसको कि हम क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं कोई भी प्रोसेसर में, किसी भी तरह के कंप्यूटर सिस्टम में। ओके और हर एक तरह का, मतलब जैसे कि सपोज मैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वाला कंप्यूटर यूज कर रहा हूं, तो उसका जावा प्रोग्राम को रन करने के लिए उसका अलग सा एप्लीकेशन है, उसका अलग सा जावा रन टाइम या फिर जावा वर्चुअल मशीन है। वैसे मशीन तो उसके लिए अलग से जावा वर्चुअल मशीन है, जिसको यूज करके हम क्या करते हैं, जावा प्रोग्राम को रन करते हैं। तो किसी भी तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम का, किसी भी तरह के रन टाइम सिस्टम हो, किसी भी तरह का रन टाइम एप्लीकेशन हो, हम जावा प्रोग्राम को किसी भी तरह के कंप्यूटर में लिखे हो, उसको किसी भी तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम वाले कंप्यूटर में क्या कर सकते हैं, इजीली एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इजीली रन कर सकते हैं। वो डिपेंड नहीं करता कि वो किस तरह का कंप्यूटर है, उसका प्रोसेसर क्या है, उसमें किस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। इसीलिए हम इसको आर्किटेक्चरल न्यूट्रल बोल के बोलते हैं। ये है और एक फीचर या फिर और एक फैसिलिटी जावा का। नेक्स्ट फीचर इज जावा इज मल्टी थ्रेडेड। मल्टी थ्रेडेड मतलब क्या, कि जैसे मल्टीटास्किंग मतलब क्या, कि सपोज अगर एक इंसान मोर देन वन टास्क एक बार में परफॉर्म कर सकता है, ओके तो वहां पे हम इसको बोलेंगे कि दैट पर्सन इज मल्टीटास्किंग। और मल्टी थ्रेडिंग मतलब क्या, उसका उल्टा, कि सपोज कोई एक इंसान है, उसके पास बहुत सारे काम है। सपोज आप एक इंसान हो, आपके पास दो काम है, तो अगर आप एक ही इंसान दो काम को करोगे तो ज्यादा टाइम लेगा। तो जावा एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है मल्टी थ्रेडिंग, जिसमें क्या होता है कि एक प्रोग्राम को, मतलब कोई भी एक टोटल कंप्लीट प्रोसेस को हम क्या कर सकते हैं, दो अलग अलग पार्ट में ब्रेक कर देते हैं और दोनों टास्क को एट ए टाइम हम परफॉर्म कर सकते हैं। जिसकी वजह से एक इंसान अगर दोनों टास्क को परफॉर्म करता, उसको जितना टाइम लगता, उससे कम टाइम में क्या होगा, दोनों टास्क को अगर इंडिविजुअली दो इंसान करेंगे तो और भी कम टाइम में खत्म हो जाएगा। तो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कौन, जावा। और इसी फैसिलिटी को हम बोलते हैं मल्टी थ्रेडिंग या फिर मल्टी थ्रेडेड। ओके इट इज पॉसिबल टू राइट प्रोग्राम्स दैट कैन डू मेनी टास्क साइमल्टेनियसली। हम ऐसे प्रोग्राम्स लिख सकते हैं जो कि एक बार में मल्टीपल नंबर ऑफ टास्क परफॉर्म कर सकता है। जैसे कि सपोज आप एक प्रोग्राम लिखते हो जिसमें आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन चारों तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो, तो वो अगर एक के बाद एक अगर एग्जीक्यूट करेगा तो उसको टाइम लगेगा। तो यहाँ पे जावा का एक फीचर है, जावा का एक फैसिलिटी है कि वो हमें क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि एक लैंग्वेज को, एक प्रोग्राम को हम क्या करते हैं, मल्टीपल नंबर ऑफ पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, और उसी मल्टीपल नंबर ऑफ पार्ट्स को हम बोलते हैं थ्रेड। ओके ए सिंगल प्रोग्राम कैन बी डिवाइडेड इनटू मल्टीपल नंबर ऑफ थ्रेड्स। मतलब सपोज मल्टीप्लिकेशन वाला एक थ्रेड हो गया, एडिशन वाला एक थ्रेड हो गया, सब्ट्रैक्शन वाला एक थ्रेड हो गया, डिवीजन वाला एक थ्रेड हो गया सपोज। ओके तो चार अलग अलग थ्रेड में डिवाइड हो गया, और चारों थ्रेड्स को क्या करता है, एक बार में एग्जीक्यूट करता है, जिसकी वजह से एक एक करके जब उसको एग्जीक्यूट करता है, उसको जो टाइम लगता, चारों थ्रेड्स को अलग अलग से एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा जो प्रोसेस है वो लाइट वेट हो जाता है, मतलब बहुत ही हल्का हो जाता है। मतलब ये एक हैवी वेट प्रोसेस को लाइट वेट प्रोसेस में कन्वर्ट करने के लिए एक फैसिलिटी या फिर एक फीचर प्रोवाइड करता है कौन, जावा, जिस फीचर को हम बोलते हैं मल्टी थ्रेडेड या फिर मल्टी थ्रेडिंग प्रोसेस। ओके उसके बाद नेक्स्ट फीचर इज इंटरप्रेटेड। जावा बाइट कोड, मतलब जैसे कि मैंने बोला, जावा में हम जो भी सोर्स कोड लिखते हैं, उस सोर्स कोड को कंपाइलर क्या करता है, उसको कन्वर्ट करता है उस सोर्स कोड को बाइट कोड में। बाइट कोड में कन्वर्ट करने के बाद उसको फिर क्या करता है, हम किसी भी कंप्यूटर्स में, किसी भी तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम में इंटरप्रेटर के माध्यम से क्या कर सकते हैं, मशीन कोड में कन्वर्ट करके किसी भी तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम में हम इसको क्या कर सकते हैं, किसी भी तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम में इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके तो वही लिखा है कि जावा बाइट कोड इज ट्रांसलेटेड टू नेटिव मशीन इंस्ट्रक्शन एंड इज नॉट स्टोर्ड एनीवेयर। कि जावा मतलब सपोज आपने अपने कंप्यूटर में जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखा है, उसको बाकी कंप्यूटर्स में भी आप रन करना चाहते हो, तो बाकी कंप्यूटर्स में आप उसका सोर्स कोड नहीं भेज के उसका बाइट कोड भेजोगे। तो बाइट कोड को क्या करेगा इंटरप्रेटर, वहां पे यूज होता है इंटरप्रेटर। तो इंटरप्रेटर क्या करता है, बाइट कोड को कन्वर्ट करता है मशीन कोड में, और जिसको कि हम इजीली एग्जीक्यूट कर सकते हैं हमारे किसी भी तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम वाले कंप्यूटर में। और एग्जीक्यूट जब करते हैं तो उसको हमें स्टोर करके रखना नहीं पड़ता।
तो स्टोर करके अगर रखना नहीं पड़ता तो मेमोरी रिजर्व नहीं करता, तो अगर मेमोरी रिजर्व नहीं करता तो हमारा प्रोसेसिंग स्पीड क्या होगा, बहुत ही फास्टर होगा, और बहुत ही फास्टर स्पीड में या फिर रैपिड स्पीड में वो हमें क्या करके प्रोसेस करके रिजल्ट इजीली प्रोवाइड कर सकता है। ओके, तो इंटरप्रेटर जो यूज करते हैं, तो जावा में हम दो ठो मेथड यूज करते हैं, एक है कंपाइलर और एक है इंटरप्रेटर। ओके, तो कंपाइलर क्या करता है इसके बारे में हम आगे में डिटेल्स में पढ़ेंगे, इसके बारे में वरीड होने की जरूरत नहीं है, बस शॉर्ट में अभी जरूरत है बोल के शॉर्ट में बता रहा हूं। कंपाइलर हम यूज करते हैं सोर्स कोड को एक ही बार में बाइट कोड में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, मतलब जो हमारा सोर्स कोड जिसको भी हमने हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा था उसको बाइट कोड में कन्वर्ट करने के लिए एट ए टाइम, एक ही बार में, सोर्स कोड सपोज 50 लाइन का है, 50 लाइन को एक ही बार में वो कन्वर्ट कर देगा बाइट कोड में, मतलब कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग फॉर्म में बाय यूजिंग कंपाइलर। फिर उसको बाइट कोड में कन्वर्ट करने के बाद उसको इंटरप्रेटर फिर क्या करता है, उसको इंटरप्रेटर वन बाय वन एक एक लाइन करके एक एक इंस्ट्रक्शन को वो क्या करता है फिर मशीन कोड में, मतलब उसको एग्जीक्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और एक एक करके उसको एग्जीक्यूट करने के बाद, एक एक करके उसको चेक करने के बाद उसको क्या करता है एक एक करके एग्जीक्यूट करता है, और एग्जीक्यूट करने के बाद जो रिजल्ट हमें मिलना चाहिए वो रिजल्ट हमें वो प्रोवाइड करता है। ओके, तो जबकि वो एक एक करके इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है तो इसको हम बोल सकते हैं ये एक लाइट वेट प्रोसेस है। ओके, और जबकि जावा का एक फीचर है मल्टी थ्रेडिंग, मल्टी थ्रेडिंग प्रोसेस क्या करता है कि सपोज एक कंप्लीट प्रोसेस में मल्टीपल नंबर ऑफ टास्क हैं, तो सारे टास्क को वो क्या करता है थ्रेड बाय थ्रेड डिवाइड कर लेता है, और सारे थ्रेड्स को इंडिविजुअली ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद उसको लिंकिंग प्रोसेस के द्वारा, यहाँ पे हम यूज करते हैं लिंकिंग प्रोसेस, लिंकिंग प्रोसेस के द्वारा उसको क्या करते हैं हम उसको हर एक लाइट वेट प्रोसेस को प्रोसेस होने के बाद उसको हम क्या करते हैं लिंक कर लेते हैं, और लिंक करके एक ही बार में उसको हम रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। तो ये यूज करता है लिंकिंग प्रोसेस को। तो लिंकिंग क्या है, ये एक प्रोसेस है जो कि एक पर्टिकुलर क्लास का या फिर एक पर्टिकुलर इंटरफेस का, मतलब एक पर्टिकुलर जावा प्रोग्राम का जो मल्टीपल नंबर ऑफ पार्ट्स हैं जो कि इंडिविजुअली अलग अलग थ्रेड्स होकर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे, उनको ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद कंबाइन कर लेता है, और कंबाइन करने के बाद एक ही रन टाइम एनवायरनमेंट में उसको क्या करता है रन करता है, और रन करके उसको एग्जीक्यूट करके एक बार में ही हमें रिजल्ट या फिर आउटपुट प्रोवाइड करता है। ये है और एक फीचर या फिर और एक फैसिलिटी जावा का। ओके, उसके बाद नेक्स्ट फीचर क्या है, हाई परफॉर्मेंस। जबकि जावा कंपाइलर यूज करता है सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, तो वो क्या होता है कि फास्टर स्पीड में ऑपरेशन परफॉर्म कर पाता है। मतलब जैसे कि मैंने सोर्स कोड को लिखा, तो इसको अगर एग्जीक्यूट करूंगा तो बार बार इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके वो एग्जीक्यूशन होगा। पर जावा में हम इसको कंपाइल कर लेते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है बाइट कोड में, और बाइट कोड में कन्वर्ट होने के बाद वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर होकर रह जाता है, जिसकी वजह से हमें इसको बार बार कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग फॉर्म में कन्वर्ट करना नहीं पड़ता। तो वहां पे हमारा जो प्रोसेसिंग स्पीड स्लो हो रहा था वो प्रोसेसिंग स्पीड स्लो नहीं होता, जिसकी वजह से ये हमें हाई परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। ओके, नेक्स्ट फीचर इज डिस्ट्रीब्यूटेड। जावा प्रोग्राम को हम किसी भी तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम में इजीली रन कर सकते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म में इसको रन कर सकते हैं, किसी भी प्रोसेसर वाले कंप्यूटर में इसको हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, मतलब इसको हम किसी के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट करके इंटरनेट के माध्यम से किसी भी कंप्यूटर्स में इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इसका और एक फीचर है डिस्ट्रीब्यूटेड। इट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द थ्रू इंटरनेट टू एनी एनवायरनमेंट। किसी भी तरह के प्लेटफॉर्म वाले कंप्यूटर्स में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और उसमें इजीली इसको एग्जीक्यूट करके रन करके रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर इज रोबस्ट। रोबस्ट मींस ये एक ऐसा लैंग्वेज है मतलब जिसमें कि हमारा जो मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम है, मतलब गार्बेज कलेक्शन फैसिलिटी, मतलब क्या, मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब यहाँ पे सपोज आप जो प्रोग्राम लिख रहे हो कि उसको कहाँ पे कौन सा मेमोरी स्पेस रिजर्व करना है, कौन सा मेमोरी स्पेस फालतू में रिजर्व करके रखा गया है उसको कैसे फ्री करना है, ये सारा चीज जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑटोमेटिकली वो खुद से मैनेज करता है, यूजर को यहाँ पे कुछ नहीं करना पड़ता। इसकी वजह से ये एक रोबस्ट है, रोबस्ट आर्किटेक्चर है। मतलब इसमें वो ऑटोमेटिकली गार्बेज कलेक्शन करता है, ऑटोमेटिकली हमारा मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम को वो अपने आप ही मेंटेन करता है, यूजर को कुछ नहीं करना पड़ता। और उसके साथ साथ वो स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन हैंडलिंग वाला फीचर भी हमें प्रोवाइड करता है। एक्सेप्शन हैंडलिंग मतलब क्या कि अगर आप एक्सेप्शनल हैंडलिंग फैसिलिटी यूज करते हो अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो अगर आपके प्रोग्राम में कुछ एरर है तो एरर को हैंडल करने की फैसिलिटी मिलता है हमें किसमें, एक्सेप्शन हैंडलिंग मेथड में। तो ये ऑटोमेटिकली एरर हैंडलिंग या फिर एरर चेकिंग फैसिलिटी भी हमें प्रोवाइड करता है। उसके साथ साथ ऑटोमेटिकली मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम को भी मेंटेन करता है कौन, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसकी वजह से हम इसको बोलते हैं ये एक रोबस्ट आर्किटेक्चर है। ये है उसका और एक फैसिलिटी।
नेक्स्ट फीचर इज डायनामिक। जावा एक डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। डायनामिक मतलब क्या कि इसको हम किसी भी प्लेटफॉर्म में इजीली रन कर पाते हैं। ओके, किसके वजह से? इसके बाइट कोड के वजह से। जबकि जावा को हम कंपाइलर यूज करके सोर्स कोड से उसको सोर्स कोड को हम बाइट कोड में कन्वर्ट कर पाते हैं, तो जिसके वजह से इसको हम किसी भी प्लेटफॉर्म में, किसी भी तरह के कंप्यूटर्स में, किसी भी तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम में इजीली एग्जीक्यूट कर पाते हैं। तो जिसके वजह से इसको हम बोलते हैं ये एक डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसको जो कि ज्यादा डायनामिक है, ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू सी एंड सी प्लस प्लस। ओके, जो सोर्स कोड है हमारा, जो प्रोग्राम है, इसको हम लिखते हैं कोई भी एक प्लेटफॉर्म में, कोई भी एक कंप्यूटर में, और जिसको कि हम बाइट कोड में कन्वर्ट करने के बाद उसको किसी भी प्लेटफॉर्म में क्या करते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म में इजीली उसको एग्जीक्यूट कर पाते हैं, जिसकी वजह से इस तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम बोलते हैं क्या? डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वही लिखा है, ए सोर्स कोड रिटन इन वन प्लेटफॉर्म। कोई भी एक प्लेटफॉर्म या फिर कोई भी एक कंप्यूटर में आप लिखते हो, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वाले कंप्यूटर में सपोज हम लिखते हैं जावा प्रोग्राम को, और उसी सेम कोड को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म में, उस सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करने के बाद कंपाइलर को यूज करके। ओके, तो जो हमारा सोर्स कोड है जिसको कि हमने एक प्लेटफॉर्म में लिखा, उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं बाइट कोड में बाय यूजिंग कंपाइलर। कंपाइलर यूज करके, कंपाइलर मेथड यूज करके हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं बाइट कोड में। बाइट कोड में कन्वर्ट करने के बाद उसको हम किसी भी तरह के प्लेटफॉर्म में, मतलब किसी भी तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम में या फिर किसी भी तरह के कंप्यूटर्स में उसको इजीली हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और एग्जीक्यूट करके रिजल्ट जो फाइंड करना चाहते हैं, रिजल्ट इजीली फाइंड कर सकते हैं। इसीलिए इस तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम बोलते हैं डायनामिक। तो जावा जो है, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है, इसका सोर्स कोड जो हम लिखते हैं उसको सेव करते हैं बाय यूजिंग हम डॉट जावा एक्सटेंशन। ओके, और जब इसको हम कंपाइल करते हैं तो कंपाइल करने के बाद उसका जो बाइट कोड कन्वर्ट होता है, वो बाइट कोड जो निकलता है, बाइट कोड भी सेव होके रहता है। तो बाइट कोड जब सेव होके रहता है, डॉट क्लास एक्सटेंशन यूज करके सेव होके रहता है। ओके, तो जिसको कि हम बोलते हैं क्लास फाइल। तो क्लास फाइल को हम किसी भी तरह के प्लेटफॉर्म में इजीली क्या कर सकते हैं, लोड कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जिसकी वजह से उस क्लास फाइल को हम किसी भी तरह के कंप्यूटर्स में यूज करके इंटरप्रेटर के माध्यम से उसको क्या कर सकते हैं, इंटरप्रेटर के माध्यम से उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं मशीन कोड में, और मशीन कोड में कन्वर्ट करने के बाद उसको एग्जीक्यूट करके इजीली हम क्या कर सकते हैं, रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं। इसीलिए जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम बोलते हैं इट इज ए डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बिकॉज इट इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज व्हिच कैन बी रन ऑन एनी प्लेटफॉर्म। इसको हम किसी भी प्लेटफॉर्म में, किसी भी तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम में इजीली क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं या फिर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके, तो आज हमने पढ़ा डिफरेंट फीचर्स या फिर डिफरेंट एडवांटेजेस या फिर डिफरेंट फैसिलिटीज या फिर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जावा के बारे में, कि एक जावा हमें क्या क्या फीचर या फिर क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से हमें जावा को यूज करना चाहिए, जिसके बारे में आज हमने पढ़ा और डिस्कस किया। फिर नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।